अब मेरे अड्डे का सबसे अच्छा नगीना आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। देखिए सर लोग, मेरे अड्डे का एकदम नगीना है, नगीना। क्या बात है यार। ऊपर रखना मुंह। सन 2002, समय रात के 2 बजे एक होटल के एक कमरे में बेहद डरावना और घृणास्पद खेल खेला गया। जिस्म की मंडी सजाई गई। इन्हीं मासूम लड़कियों में से एक थी इसी शहर की संध्या दिनकर। और कौन थी संध्या, किस परिवार से थी और आखिर किन हालात की शिकार होकर नर्क की इस कगार तक पहुंची थी वो। संध्या, अभी मनोज और संध्या की शादी को 1 ही साल हुआ था और देखो तकदीर ने कैसी करवट ली है। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, 19 या 20 साल। इसी उम्र में उसे पति खो देने का सदमा लगा। खेलने कूदने की उम्र में विधवा होने का कलंक लग गया बेचारी पर। संध्या की भाभी है ना वो? हाँ, चलो ऐसे वक्त में उसे किसी का सहारा तो मिला, वरना संध्या की सास को तो तुम जानती हो। भाभी, अब मुझे भी अपने साथ यहाँ से ले जाइए। यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। मेरी और मनोज की शादी को कभी किसी ने स्वीकृति नहीं दी। वो तो बस मनोज का दिल रखने के लिए मुझे बर्दाश्त करते थे। तो बिल्कुल मत घबरा, घबरा संध्या, बिल्कुल मत घबरा। बस चुप हो जा, बस। देखिए माँ जी, संध्या आपकी बहू है, बेटी है। अरे लक्ष्मी है इस घर की, आप लोगों की इज्जत है। आपको तो याद ही होगा कि संध्या और मनोज की लव मैरिज हुई, फिर भी हमने दान दहेज में कोई कमी नहीं की थी। मुंह मांगा दहेज दिया था, जबकि सारी दुनिया जानती है कि दहेज लेना गैर कानूनी है। दहेज उत्पीड़न का मामला शादी के कई साल बाद भी दायर किया जा सकता है, और इस मामले में अगर एक बार FIR दर्ज हो गई, सामने वाले को जमानत भी नहीं मिलती। आप हमें धमका रहे हैं? अरे नहीं माँ जी, अरे संध्या हमारी बहन है, टुकड़ा है हमारे दिल का, तो उसके लिए हमें थोड़ी घनी चिंता तो होगी ना। और फिर आपके बड़े बेटे मनोज की विधवा है वो, इस नाते इस घर पर, उसके जायदाद पर उसका हक है। संध्या का हक उसे मिलता रहे, बस यही प्रार्थना है आपसे हमारी। या फिर संध्या को आप उसका हिस्सा दे दें ताकि उसे हम अपने साथ ले जाएं। करेक्ट। अरे आप ठीक कर रहे हो भाई साहब। वैसे भी संध्या हमारे घर की इज्जत है, और भला अपनी इज्जत को कोई अपने से दूर कैसे रख सकता है? हा? आप निश्चिंत होकर जाइए, संध्या से उसका हक कोई नहीं छीनेगा। संध्या तुम? हाँ भाभी, मैं वहाँ नहीं रह सकती। मैं वो घर छोड़ के आ गई हूँ। क्या? कोई बात नहीं, चलो तुम अंदर आओ। हाँ। ओए, कितनी डरपोक हो गई है तुम? अरे उन्होंने तुझे थोड़ा सा मारपीट क्या दिया, तुम दबाकर भाग गई वहां से। भैया, थोड़ा सा मारा पीटा नहीं, जीना मुश्किल कर दिया मेरा। अब तो उस घर के मर्दों की नजर भी मुझ पे गंदी हो। हाँ तो तूने ही बढ़ावा दिया होगा। मैं तो पहले ही कहती थी कि लव मैरिज करने वाली लड़कियां ऐसी होती हैं। तो चुप कर सुनीता, तुझे देख नहीं रहा संध्या पे क्या बीत रही है? अरे क्यों चुप करे सुनीता? अरे अपना पेट काट काट के मैंने और भाई साहब ने इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया, इसे पाला पोसा बड़ा किया, और हाँ, ब्याह शादी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, मुंह मांगा दहेज दिया। और आज जब इसकी बारी आई हमारे लिए कुछ करने की, तो डर डरा के यहाँ चली आई। अरे वैसे ही अपना पति खो चुकी है संध्या, और क्या क्या झेलेगी। ओए मामा,
तो चुप कर, समझ गए? तुमने, मामी ने और ये कमला ने, तुम का असली घर होता है। कुछ तो तरस करो, आखिर सगी बहन है तुम्हारी। मैंने जो बोल दिया है वो आखिरी है। ये जाएगी मतलब जाएगी। और हाँ भाभी, जब तक इसके सास ससुर अपनी जायदाद में से इसको हिस्सा नहीं दे देते तब तक ये उसी घर में रहेगी। ये बात इसके दिमाग में डाल दो आप। हेलो, नौशहर थाने से एसएचओ राठीब बोल रहा हूँ। मैंने आप लोगों को ये बताने के लिए फोन किया है कि संध्या के खिलाफ उसके घर वालों ने जेवरात चोरी करने का इल्जाम लगाया है और हमने उसे हिरासत में ले लिया। आप लोग जितना जल्दी हो सके नौशहर थाने चले आओ। सरासर झूठा केस है ये। केस तो हम दायर करेंगे इन पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का। जमानत भी नहीं मिलेगी इनको। देख भाई, माताजी ने 3 लाख के गहने चोरी का इल्जाम लगाया है संध्या पर और हमने उसके अलमारी से गहने जब्त किए हैं। रंगे हाथ पकड़ी गई है तेरी बहन और ऐसे में 3 से 5 साल की सजा तो पक्की है और तेरी बहन बच सकती है। अब तू पूछेगा कैसे, वो तुझे माताजी बताए। ये कानूनी कागजात है। इसमें लिखा है कि संध्या अपनी मर्जी से मनोज और उसकी परिवार की जायदाद से अपना दावा खारिज करती है। संध्या को इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो 5 साल की जेल तो हम उसको करवा के ही रहेंगे। नहीं नहीं बाजी, संध्या हस्ताक्षर करेगी। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। चुप, कोई शर्त मंजूर नहीं है हमको। संध्या कहीं भी हस्ताक्षर नहीं करेगी। इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर नाइंसाफी है। क्या नाइंसाफी है? मैं कानून का रक्षक हूँ। जो कुछ हो रहा है मेरे सामने हो रहा है। तू सिखाएगा मुझे कानून क्या होता है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। नहीं चाहिए हमें सोचने का वक्त। आप कैसे भाई, आप अपनी बहन को जेल जाते हुए देख सकेंगे? मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मत रखिए जायदाद की इतनी लालच, मत रखिए। माँ जी, संध्या हस्ताक्षर करेगी। आप जिन कागजों पर कहेंगी ना, वो हस्ताक्षर करेगी। बता दिए तुझे तेरी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है। अरे तू उनकी किसी चाल नहीं समझ पाई। नहीं बनूंगी, मैं पैसे कमाऊंगी, मैं नौकरी करूंगी, मैं बोझ नहीं बनूंगी भाभी। महज 20 साल की उम्र में संध्या को इस जिंदगी का कड़वा सच समझ आने लगा कि वो एक ऐसी दुनिया में जी रही थी जहां पैसों के लालच के सामने उनके रिश्तों की भी कोई अहमियत नहीं थी। पति की मौत, भाइयों का घोर लालच, सास ससुर की निर्दयता, इस सब ने संध्या को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। लेकिन इस विपदा की घड़ी में अगर किसी ने लगातार उसका साथ दिया तो वो थी उसकी भाभी कमला। संध्या अब समझ चुकी थी कि उसे नौकरी करके घर में पैसे लाने ही होंगे और आखिरकार 2 महीनों की जद्दोजहद के बाद उसे एक अस्पताल में नर्स की नौकरी मिलने की उम्मीद बंधी। ये साड़ी पहन के इंटरव्यू के लिए जाना। और देख, बिल्कुल भी घबराना मत। सारे सवालों का जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ देना। और आज के बाद ये सफेद साड़ी फेंक देना। वैसे भी तुझ पे सफेद रंग कभी जमा ही नहीं था। चल
अब जल्दी से तैयार हो जा, तुझे इंटरव्यू के लिए टाइम पे पहुंचना है। जी भाभी। अच्छे से इंटरव्यू देना। हाँ जी भाभी। जाओ। सुनिए, रात के 9:30 बज रहे हैं और संध्या अभी तक नहीं आई है। ना ही उसने कोई फोन किया है कि उसका इंटरव्यू कैसा गया है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। आप कुछ कीजिए ना, फोन कीजिए या तो पुलिस के पास जाइए। क्यों जाऊं पुलिस के पास? हाँ, क्यों कुछ करूं? अरे उसको यहाँ भी नौकरी नहीं मिली होगी, फेल हो गई होगी और अब कहीं मुंह छुपाने की वो जगह ढूंढ रही होगी। सच बताऊं भैया, अगर उसे थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो कभी गंगा जी में डूब के मर गई होती। ज्यादा लेक्चर झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? तुझे जो करना है कर, हमसे कोई उम्मीद मत रख। चल। मामी जी, मामा जी, क्या वो बेटा? संध्या अपना पता नहीं कहाँ गई होगी ये लड़की। कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा ना? हाँ? या तो उस बगी ने कुछ कर ना लिया हो। अब हम लोग क्या करेंगे? इसी अस्पताल में आई थी वो नर्स के इंटरव्यू के लिए। संध्या दिनकर नाम था उसका। अरे संध्या हो या बिंदिया, मैं लड़की का नाम जानकर क्या करूंगी? और वैसे भी मैंने कहा ना कि कल किसी का इंटरव्यू नहीं था यहाँ पर संध्या ने मुझे बोला था इसी अस्पताल में उसका इंटरव्यू था। उसने झूठ बोला होगा आपसे। तू घबरा मत, मिल जाएगी संध्या। अरे ऐसे थोड़ी ना गायब हुई है कि वापस ही नहीं आएगी। तू एक काम कर, तू घर जा और 2-4 पड़ोसियों को इकट्ठा कर, फिर पुलिस स्टेशन पर मिलते हैं। अरे 2-4 लोगों को देखकर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। ठीक है, धन्यवाद। सुसाइड कर लिया होगा। विधवा तो अक्सर ऐसा करती रहती। कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसके साथ भाग निकली होगी, नहीं तो कोई कांड हो गया होगा, या तो फिर नाटक कर रही होगी घर वालों के पैसे हटने के लिए। ऐसे मामले में हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। 24 घंटे हो गए लड़की को गायब हुए, आप कम से कम एफआईआर तो फाइल कर सकते हैं ना? ठीक है भाई, ठीक है, एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। अरे 10 मिनट का तो काम है। और उसके बाद 48 घंटे हमें इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम कुछ छानबीन शुरू करेंगे। आप लोगों ने क्या सोचा? ये 4 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके पुलिस को डरा देंगे, पुलिस के कायदे कानून बदल देंगे। हाँ, एफआईआर दर्ज करवाइए और निकलिए यहाँ से। चलिए। देखिए, आप ऐसे वक्त में ऐसी बातें नहीं कर सकते। आपको कार्रवाई करनी होगी। कीजिए कार्रवाई। नहीं मामा, मैं ये पुलिस स्टेशन तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरी संध्या को ढूंढ के नहीं लाते। कीजिए कार्रवाई। बहुत हो गया आपका नाटक, और निकलो यहाँ से। और तुम लोग निकलो। कांस्टेबल, निकालो इनको। सुनिए, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको कार्रवाई करनी होगी। चलो चलो, मेरी संध्या को ढूंढना ही होगा आपको। मामा जी, चलो चलो, नहीं होगी। अरे मामा जी, वो लोग सुनिए,
ननन गायब हो गई है आपकी। जानना चाहोगी उसके साथ क्या हुआ? वो कहाँ है, किस हाल में? अरे आप जाइए ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा हम कितने परेशान हैं? आप पता करना चाहोगी या नहीं पता करना चाहोगी? हाँ, हम जानना चाहते पता लगा ना, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाँ इन सब के लिए पैसे लगेंगे। कितने पैसे? 50,000। 50,000? ये बहुत ज्यादा है। इस वक्त या तो आप लोग पैसे का मुंह देखिए या फिर अपनी लड़की का। नहीं नहीं, देखिए इंतजाम हो जाएगा। आप सिर्फ पता कीजिए कि मेरी संध्या कहाँ है। कमला, कमला सुनना, दे इसे। कमला, कमला छोड़ इसी को। नहीं छोड़ूंगी मैं। ये मेरे कहने, मेरा स्त्रीधन है ये। और आप तो जानते हैं कि दहेज उत्पीड़न का मामला शादी के कई साल बाद भी दायर किया जा सकता है, और एक बार एफआईआर दर्ज कराने के बाद जमानत तक नहीं मिलती। मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ? आप ये पैसे क्यों नहीं ले रहे? जाने दो दीदी, आप मेरी तरफ से इस पैसे को किसी मंदिर या मस्जिद में चढ़ा देना। आप जो भी है वो सच सच क्यों नहीं बता रहे? क्या पता क्या चला मेरी संध्या को? ऐसी ही एक लड़की को कल सुबह हॉस्पिटल के बाहर से उठाया गया था। ये खबर तो पक्की है। मेरे खबरियों के हिसाब से जिन लोगों ने इसे उठाया था वो लोग उसे गोल टेकड़ी के इलाके में लेके गए। गोल टेकड़ी? इस शहर का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है, जहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा होता है। यहाँ की पुलिस कुछ नहीं करेगी, लेकिन हाँ मेरे पास एक और रास्ता है। तो हाँ संध्या रानी, क्या सोचा है तूने? चलेगी ना हमारे साथ? मैं कहाँ हूँ? आप लोग मेरा नाम कैसे जानते हो? जहाँ जहाँ डिस्को चलता है ना, वहाँ जाने वाली है तू। अरे मेरी जान संध्या रानी, हम तो ये भी जानते हैं तो पहले से ही विधवा है। अरे तेरे जानने वाले ने सब कुछ बताया मुझे तेरे बारे में। जा, ये वरना कर ले, चल जा। नहीं, 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 मैं समझ सकता हूँ कि यह समय आपके लिए कितना मुश्किल है। ये तो अच्छा हुआ कि इरफान भाई आपको लेकर यहाँ आ गए। झूठी तसल्ली नहीं देना सर। ऐसे केसेस में ज्यादातर लड़कियों को एक ही शहर में ज्यादा दिन तक नहीं रखते। 48 घंटे तो वैसे ही बीत चुके। हो सकता है कि संध्या अभी कानपुर में ना हो, और अगर ऐसा हो गया तो हमारे और आपके दोनों के लिए संध्या को वापस लाना एक चुनौती बन जाएगी। अगर मुझे थोड़ा सा भी सुराग मिलता है कि संध्या कानपुर में है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वो हर दरवाजा और दीवार तोड़ दूंगा जिसके पीछे संध्या को छुपाया गया हो। सर, मुन्ना जो ये काम करता है उसका पता चल गया। ऐसा करो, उसका फोन टैप करो और नजर रखो उस पर। जहाँ भी वो दिखता है मुझे इन्फॉर्म करो, कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ मुझे चाहिए तुरंत। सर साहब, मुन्ना हमेशा यहाँ आ जाता रहता है और लड़कियों को यहाँ से उठाता भी है। 4 नंबर बिल्डिंग में है साहब, और ये उसका नंबर है साहब। ले पियो, पियो। क्या? वो इसमें चिल्ला रही है। चल, बुलाना, खड़ी हो। क्यों ना करीब है कर। चलना,
हाँ तो साहब लोगों, अब अपना अपना दिल थाम के बैठ जाओ। अब मेरे अड्डे का सबसे अच्छा नगीना आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। देखिए सर लोग, मेरे अड्डे का एकदम नगीना है, नगीना। क्या बात है यार। ऊपर रखना मुंह। हेलो। हाँ सर, एक मिनट में अभी आता हूँ। एक नहीं खड़े रहे तू। बोलना क्या धंधे के टाइम पे खुद ही करता है। मेरे अड्डे पर पुलिस का रेड पड़ने वाला है, तुरंत संध्या को लेकर निकल। रेड मारी पुलिस? ठीक है मैं निकलता हूँ। अरे भागो सारे भागो, पुलिस की रेड पड़ी है। पकड़ो इसे, ठीक है, रूम चेक करो, जो भी निकले उसे बाहर लेकर आओ जल्दी। देखो सारे रूम चेक करो। सर, सब जगह देख लिया, संध्या कहीं भी नहीं। वहां भी नहीं। यादव, कोना कोना छान मारो, कहीं तो होगी वो। जाओ जल्दी। सर चलो। इन्फॉर्मेशन तो पक्की थी, फिर ये संध्या देखा। लाइन पे खड़े रहो सब। गैस में से संध्या मिली? नहीं, संध्या तो इनमें नहीं है। पूरी बिल्डिंग छान मारी और इसमें संध्या नहीं मिली। ले चलो इन्हें पकड़ के। ले चलो। कहाँ है मेरी संध्या? कहाँ है? बताइए ना, बताइए ना, मेरी संध्या कहाँ है? मामा जी, ये लोग कह रहे हैं कि मेरी संध्या नहीं है। अपनी पुरजोर कोशिशों के बावजूद इंस्पेक्टर सिंह संध्या को बचाने में नाकाम रहे। जो किस्सा इस शहर में शुरू हुआ था और इसी शहर में खत्म भी हो सकता था, अब वो स्थानीय पुलिस की पहुंच से बाहर जा चुका था। और कमला को अंदाजा भी नहीं था कि ये तो उस पर और संध्या पर आने वाली मुसीबतों की दस्तक भर थी। उनके सब्र और उनकी हिम्मत की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। कब तक ऐसे मुंह निकाले रहेगी तू? औरत घर को स्वर्ग बनाती है और तू दिन पे दिन इस घर को शमशान बनाती जा रही है। अब तो आस पड़ोस वाले भी बातें बनाने लगे हैं। रोज रोज पुलिस स्टेशनों की चक्कर काटना या फिर अखबारों की चक्कर काटना, उल्टेकरी जाना, धंधे वाली और दलालों के बीच में घूमना, घर की इज्जत नीलाम करने का मन बना रखा भाभी ने। उस पे पैसा पानी की तरह बहा रही। अरे कुछ बोलेगी भी? बेटा, संध्या अब जा चुकी है। जैसा कि इंस्पेक्टर सिंह बोल रहे हैं, हर एक बीते दिन के साथ उसके मिलने की उम्मीद भी कम होती जाएगी। संभालो अपने आप को, तुम इस तरह से अपनी जिंदगी रोक नहीं सकती। शायद उस अभागी की किस्मत में यही लिखा था। कैसे भूल जाओ मामी, पूरी जिंदगी उसने सिर्फ दुख ही दुख देखे। बिना माँ बाप की बच्ची और भाई मिले होगी ऐसे। 7 साल की उम्र से मैंने बड़ा किया है उसे। मेरी तो बेटी जैसी है वो। मैं उसे किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगी, चाहे मुझे पूरी जिंदगी लड़ना क्यों ना पड़े। मैंने संध्या के हर दोस्त से पूछताछ की है, उसे जानने वालों को शक के दायरे में लिया है, उसके ससुराल वालों तक से यहाँ के चक्कर लगवाए हैं, पर अभी तक कोई ठोस सबूत या गवाह हाथ नहीं लगा जो हमें ये बता सके उस नकली हॉस्पिटल में नौकरी का लालच देकर किसने उसे फंसाया होगा। और हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, कौन जाने संध्या को ही कोई उसकी मदद करने वाला मिल जाए।
भागेगी है। वैसे तो मोम जैसी नाजुक दिखाई देती है। कसम खा के कहता हूँ बहुत वाइट है तुझे। अब तुझे ऐसे ही लेके जाऊं या घसीटते हुए चलेगी? चल। आप रहने दें, वो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मेरे दोस्त बाहर वेट कर रहे हैं, मुझे बस कुछ समय के लिए यहाँ इस कमरे में रहने दीजिए, 15-20 मिनट बस, फिर मैं चला जाऊंगा। ये चोटें कैसे लगी आपको? धंधे वाली नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए है ये निशान। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? जी। मैं तुम्हें एक नंबर दूंगी, उस नंबर पे फोन करोगे, मेरी भाभी से बात करना। कमला नाम है उनका, और उनको कहना कि उनकी संध्या यहाँ इस जगह पे कैद है। इतना सा काम करोगी ना मेरा? जी हाँ। हेलो जी, मेरी बात कमला जी से हो सकती है? आप कौन बोल रहे हो? आप कमला जी बोल रहे हैं? आपको मुझे बताना पड़ेगा पहले, क्या बात करनी है? हेलो हेलो, मेरी भाभी से बात करना, कमला नाम है उनका। आप प्लीज मेरी बात कमला जी से करवा दीजिए। एक मिनट रुको, भाभी आपके लिए फोन है। लेती हूँ। हेलो, हेलो हेलो, जाओ ना साहब, जाओ साहब, जाओ साहब प्लीज। बेफिक्र रहो, मैडम खुश हो जाएंगे, जाइए। जाओ ना साहब, आप प्लीज साहब। टेंशन क्यों ले रहा है? धंधा खराब मत करो साहब। जाना है? हाँ। अरे तो ऐसे बोलो ना साहब, कब से देख रहा हूँ आप चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। आओ साहब, आओ। आ जाओ साहब, खड़ी हो जाओ, कस्टमर आया है, पसंद कर लो साहब। तो कोई फायदा नहीं भाई, बिना पंख की चिड़िया तो कब की उड़ गई। अरे आराम से साहब, इस शर्ट खराब हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ पता चला संध्या का? आप लोग चुप क्यों है? कहाँ है मेरी संध्या? हमें संध्या यहाँ नहीं मिली। जिस्म फरोशी की दलदल में फंसी संध्या को बचाने में पुलिस दूसरी बार नाकाम हुई। पहली बार उनके इन्फॉर्मर की गुप्त सूचना लीक हुई, तो दूसरी बार एक कस्टमर के जरिए अपना पता बताने के बावजूद संध्या को उस जगह से गायब कर दिया गया। लगातार 2 बार असफलता मिलने के बाद पुलिस को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर उनके मूवमेंट को ट्रैक कौन कर रहा है। कोई तो था जो वक्त से पहले पुलिस के प्लान पर पानी फेर देता था, पर कौन था? मेरे अलावा इस रेड के बारे में मेरे डिपार्टमेंट के और 2 लोग जानते थे।
और मुझे उन पे पूरा भरोसा है। ये रेट की इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ से तो लीक नहीं हुई। पर मुझे हमारे लोगों पर पूरा भरोसा है। लीकेज तो हमारे यहाँ से भी नहीं हो सकता। बोलो यादव। सर, उस दलाल ने बयान दिया है कि रात में उसे एक फोन आया था कि एक आदमी आएगा और वो संध्या को उसके हवाले कर दे, और उसने ऐसा ही किया। पर ये फोन किसने किया होगा? ज्यादातर इन केसेस में दलालों को ये नहीं पता होता कि वो काम किसके लिए कर रहे हैं। इन धंधों में तो बाएं हाथ तक को ये नहीं पता चलता कि उनके दाएं हाथ में क्या है। और ऐसा दूसरी बार हुआ है इस केस में। पक्की इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी हमें लड़की नहीं मिली। अगर ये एक बार होता तो मैं इसे एक चांस मान लेता, पर दूसरी बार नहीं। आपके अलावा ये बात कि संध्या इसी शहर में रहती है और कौन कौन जानता था? संध्या के 2 भाई, उसकी छोटी भाभी और मामा जी और मामी जी। फिर हो ना हो, उनमें से ही किसी का हाथ है संध्या को इस धंधे में बेचने का। क्या? नहीं नहीं, देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता। इनमें से भला ऐसा कोई क्यों करेगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। कोई ऐसा नहीं कर सकता, कोई नहीं। यादव, संध्या के भाइयों और उसके मामा मामी की पूरी डिटेल निकालो। पता करो उनका कहाँ आना जाना है, किसके साथ उठना बैठना है। पूरी रामायण पता करो। ओके? जी सर। सर, संध्या के भाइयों के खिलाफ तो कुछ खास नहीं मिला। दोनों शराबी हैं, आए दिन झगड़े भी होते हैं, पर कुछ गलत या शक करने लायक तो कुछ नहीं मिला। हाँ, संध्या का मामा उसको जरूर कुछ सट्टेबाजों के साथ और इस गोल टेकरी के इलाके में आते जाते देखा गया। इस मामा का फोन रिकॉर्ड निकालो, जिस दिन संध्या गायब हुई थी तो 6 महीने पहले से। और फिर कोर्ट से परमिशन लेकर फोन टैप करो इसका। और जिन जिन बुकी और गोल टेकरी के दलालों के साथ ये देखा गया है, उनका भी फोन टैप करो। यस सर। क्या संध्या मिल गई है? हमारी बच्ची मिल गई? अजी सुनते हो? ये चलो, मुझे एक जरूरी फोन करना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, आप आइए, मैं चलती हूँ। सर, वो नौशहर मार्केट के पास वाले पीसीओ में आया है। नंबर डायल कर रहा है सर। सर, किसी दलाल का फोन बज रहा है। ये मामा तो बहुत जल्दी डर गया। पुलिस तो बोल रही है कि उन्हें संध्या मिल गई है। अरे मिली तो मिल गई होगी ना, इससे अपने को क्या फर्क पड़ता है? अरे ऐसी कई लड़कियां उठाई और कई लड़कियां बेच दी है मैंने। कहीं संध्या को ये तो पता नहीं चला कि मैंने उसे बेचा। अरे लड़की को कुछ नहीं पता रे, उसको कैसे पता चलेगा? देखो, मैंने तुम्हारी 2 बार मदद की थी, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी नहीं बचोगे। अबे धमकी दे रहा है क्या? सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? मतलब उसके यहाँ आने से पहले क्या उसे रास्ते से हटाया नहीं जा सकता? पागल हो गया क्या हीड़े? वो 24 घंटे पुलिस की कस्टडी में होगी। अगर वो पुलिस को मिल चुकी है तो पुलिस ने उसका बयान ले चुकी होगी ना भाई। अरे वो तेरा नाम अगर बक देती तो अभी तुम मुझसे फोन पे बात कर रहा होता क्या? अरे अंदर गया होता अंदर कब का, समझा क्या? ठीक है, अभी फोन रखता हूँ, जो भी होगा बताते रहूंगा। हाँ रख 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 रख। ले चलो इसे, चलो। निकाला, ले चलो इसे। आप मेरी बात तो सुनिए। चलो चलो, बैठाओ इसमें। अरे लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी नहीं बचोगे। अबे धमकी दे रहा है क्या? सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? मतलब उसके यहाँ आने से पहले क्या उसे रास्ते से हटाया नहीं जा सकता? मामा जी, आपने क्यों मामा जी, क्यों किया मामा जी? बताइए ना, आपने
मुझे सट्टा खेलने की आदत लग गई। पहले पहले तो मैं अपने पैसे से खेलता रहा और जीतता भी था, लेकिन बाद में उधार के पैसे से खेलने लगा और हारने लगा। इस बात की किसी को खबर नहीं। मेरी बीवी को दलाल मेरे जान के दुश्मन बन गए। पर तुमने संध्या को क्यों चुना? बहुत आसान था, वो लाचार थी, उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं था, उसके भाइयों को भी इसकी परवाह नहीं। सोचा एक बार अगर निकल गई तो उसके लिए कौन लड़ेगा। फिर मैंने उसे नकली इंटरव्यू का झांसा। मैं बिल्कुल नहीं जानता। ले जाओ इन दोनों को। चला। पारिवारिक रिश्तों की इससे शर्मनाक तस्वीर और क्या हो सकती। ये बुरी आदतों का शिकार एक शख्स जब नाक तक कर्ज में डूब गया, उसने अपनी भज्जी का ही सौदा कर डाला। लेकिन संध्या के मामा के एक बालिया बयान के बावजूद संध्या की तलाश शांत नजर नहीं आ रहा। और कमला ने हार नहीं मानी। वो अगले कई महीनों तक हर दूसरे दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती। उसने अपने शहर के मेयर, प्रदेश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखी, कई बड़े शहरों में गई और वहां जाकर अखबारों के दफ्तर, न्यूज चैनल और सरकारी दफ्तरों में गुहार लगाई। वो एनजीओ और पुलिस द्वारा जिस फिरोशी के नर्क से निकाली गई लड़की, इस उम्मीद में कि किसी को तो संध्या के बारे में कुछ पता, लेकिन संध्या आज भी उसकी आंखों से। सुनो कमला, मैं भी तुमसे साथ चलूं। जिस शिद्दत से कमला संध्या को ढूंढ रही थी, उसे देखकर आखिरकार परिवार के दूसरे लोगों का दिल भी पिघल गया और सबने एक साथ मिलकर संध्या को ढूंढने की मुहिम शुरू कर दी। इसको फोन लगा रही है। आंखें फूट गई क्या तेरी? दिख नहीं रहा है? गेम खेल रही हूँ। अच्छा अच्छा, खेल खेल। मामा की गिरफ्तारी के पूरे 10 महीनों बाद पुलिस को इस मामले में अगला सुराग मिला। दिल्ली की रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से एक एनजीओ द्वारा बचाई गई एक महिला ने संध्या की फोटो देखकर उसे पहचाना। संध्या,